अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास है ना, ये पर्टिकुलरली यूज़ होता है एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज़ होता है? एलिमेंट्स के लिए बेसिकली यूज़ होता है। ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास में वर्ड रिलेटिव है ना, रिलेटिव का मतलब होता है एज कंपेयर टू। मतलब कि हम एक एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं किसी दूसरी एलिमेंट के एटॉमिक मास को कंपेयर करके। ठीक है, दो एलिमेंट्स को कंपेयर करके हम किसी एक का एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए जिस चीज़ को स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है वो होता है C12। ठीक है, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है और इसको कंसीडर करने की दो वजूहात है, दो रीजंस हैं। में ये कि जो कार्बन है ना, कार्बन के बेसिकली तीन आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, एक है कार्बन 612। ठीक है, एक है 613 और एक है 614। ठीक है, इसमें से कार्बन ही क्यों सब एलिमेंट्स में से, सब एटम में से चूज किया गया? वो इस वजह से क्योंकि जो कार्बन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अबंडेंटली प्रेजेंट होता है। ठीक है, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हमें पता है एसेंशियल कंपोनेंट है उसका। ठीक है, तो इस वजह से कार्बन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होने की वजह से कार्बन को स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें कि इसमें से कार्बन 12 को ही क्यों कंसीडर किया गया, वो इस वजह से क्योंकि इन तीनों आइसोटोप्स में से कार्बन 12 इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि इन तीनों कार्बन के आइसोटोप्स में से जो कार्बन 12 है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इस वजह से कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रिलेटिव एटॉमिक मास अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हम कार्बन 12 से कंपेयर करके कैलकुलेट करेंगे। अगर हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन देखें तो वो कुछ इस तरह से आएगी। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से आएगी कि द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कम्पेयर टू कार्बन 12। ठीक है, कि कार्बन 12 के एटॉमिक मास को स्टैंडर्ड कंसीडर करके हम किसी भी दूसरे एटम या एलिमेंट का जब एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, किसकी डेफिनेशन आ जाएगी? रिलेटिव एटॉमिक मास। इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये क्या है? रिलेटिव टर्म है। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इसमें एग्जांपल रिलेटिव एटॉमिक मास की देखें तो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? 1.008। ठीक है, और ये हमें कैसे पता चला? हमने इसको कार्बन 12 से कंपेयर किया। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो हमारे पास 15.994 है। इसी तरीके से नियोन का 20.1797। ये सब इससे स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करके हमने कैलकुलेट किया। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। अगर हम इसका यूनिट के बारे में देखें तो रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट हमारे पास होता है AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। ठीक है, जिसको हम एवोगेड्रो नंबर भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि इतने एटम्स हों तो कार्बन के, तो उसका मास किसके इक्वल आएगा? 12 ग्राम के। तो अगर हमने एक एटम का मास कैलकुलेट करना है, हम 12 से किसको डिवाइड कर देंगे? एवोगेड्रो नंबर से। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻23 ग्राम। ये एक एटम का मास आ गया। और अगर हम लोगों ने एक कार्बन, ये जो हमने फाइंड किए ये है एक कार्बन की। ठीक है, अगर हमने एक कार्बन का 12th पार्ट कैलकुलेट करना है उसका मास, तो उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि इस वैल्यू को 12 पे 1/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगी 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम। ये किसकी आई है? 1/12 ऑफ कार्बन की। ठीक है, एक कार्बन के 12 जो हिस्सा है उसकी हमारे पास वैल्यू आई है, उसका मास आया हमारे पास। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम। ठीक है, इसको हम किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम। अब की ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है।